हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल विज्ञान के परिचय के बारे में चर्चा की थी, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कोशिका यानी सेल का परिचय करते हैं। ये कोशिका वो वाली कोशिका नहीं है, सेल घड़ी में सेल डालते हैं वो वाली। ये कोशिका है सेल वाली कोशिका यानी शरीर वाली सेल वाली कोशिका। इसके बारे में परिचय करने से पहले एक चीज जान लेते हैं। एक दो वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत भी दिया था। उसका नाम है स्लेडन एंड स्वान। ठीक है, स्लेडन एंड स्वान। उन्होंने ऐसा कहा कि कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये होती है। ठीक है, अब बताते हैं क्यों होती है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शरीर होता है। ठीक है, शरीर किससे मिलता है? अंग तंत्र से। इसका भी डिवाइडेशन करेंगे तो अंग, इनका भी डिवाइडेशन करेंगे तो ऊतक, और इनका भी डिवाइडेशन करेंगे तो सेल। फिर आएगी सेल या कोशिका, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इसलिए भी होती है क्योंकि जो काम जो सेल करेगी, जो काम सेल क्या करेगी, जैसे अपने उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, ये सब काम, जैसे वो ऑक्सीजन को अंदर लेगी और CO2 को बाहर छोड़ेगी। ठीक है, ये काम एक शरीर भी करता है। आपको बताओ तो वो शरीर नहीं करता, ये कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। आपको लगता है कि शरीर करता है, बस ये कोशिका करती है काम। तो जैसे श्वसन का काम हो गया तो कोशिका कर रही है, वो शरीर भी कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सेल को, कोशिका को नहीं तोड़ा जा सकता, इसको भी तोड़ा जा सकता है। जैसे DNA, माइकोप्लाज्मा, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका बॉडी, ये सब में तोड़ा जा सकता है। पर जो सेल करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया वो काम नहीं करेगा अकेला, DNA वो अकेला काम नहीं करेगा, पर जो सेल काम करेगी वो शरीर भी काम करेगा। इसलिए संरचनात्मक को क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। हर एक शरीर से बना हुआ है। जैसे अगर सेल ना होगी तो ऊतक ना बनेंगे, ऊतक नहीं होंगे तो अंग नहीं बनेंगे, अंग नहीं होंगे तो अंग तंत्र नहीं बनेगा, अंग तंत्र ही नहीं बनेगा तो शरीर नहीं बनेगा, शरीर अधूरा रह जाएगा, एक कोशिकीय शरीर हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, डिटेल के बारे में कि अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे समझते हैं कि सेल का किसने खोजी, सेल का क्या काम है, ये सब पढ़ते हैं। जैसे सेल की इतिहास क्या है, सेल का सबसे पहले सेल को किसने खोजा, क्या ये सब देखते हैं। देखो, सबसे पहले कोशिका को की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक महान साइंटिस्ट हुए। रॉबर्ट हुक नाम के एक महान साइंटिस्ट हुए, जो 1665 में, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक महान साइंटिस्ट हुए। उन्होंने 1665 में गैलीलियो द्वारा सरल श्वसनदर्शी की खोज हुई थी। उनके साथ ही रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क होती है, पेड़ों की कॉर्क होती है, आपने वाइन बोतल पे ऊपर देखा होगा लकड़ी की कॉर्क, वो उस कॉर्क में अंदर उन्होंने सेल की एंड कोशिका की खोज की। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस ऐसे ही रैंडमली लगा के देखा और उन्होंने कोशिका भित्ति को देख लिया। ये देखो, ये कोशिका भित्ति, इस केवल इसको कोशिका भित्ति को देखा है उन्होंने, और उन्होंने ये मान लिया कि यही सेल है। अब इसके अंदर मर्त पदार्थ जो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने उसका डिस्कवर नहीं किया था। अब इसको डिस्कवर किसने किया? एक और महान साइंटिस्ट है, उसका नाम है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर या जीवाणु के अंदर, मैं पेन चेंज करता हूं, उन्होंने जीवाणु के अंदर जीवित जीवाणु के अंदर उन्होंने सेल की खोज की थी। तो निर्जीव कोशिका की खोज किसने की? ऐसे पूछा जाता है कि निर्जीव कोशिका किसने खोज की, तो उसने रॉबर्ट हुक साहब ने की थी सबसे पहले 1665 में। और सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक साहब ने की थी, उन्होंने की थी 1676 में। ठीक है, जीवाणु के अंदर खोजा था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ल्यूवेनहॉक ने कहाँ पर कोशिका की खोज की थी, तो उन्होंने की थी बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में, माइकोप्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और। चलो मैं एक और चीज कंफर्म कर वो बता देता हूँ आपको। जैसे ल्यूवेनहॉक साहब ने बहुत सारी खोज की थी, इनका जीवन बहुत संघर्ष रहा। संघर्ष का मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की है जिंदगी के अंदर। उन्होंने देखो RBC की खोज भी की है,
इन्होंने आरबीसी की खोज भी की है, दूसरा आरबीसी रेड ब्लड सेल की खोज भी की है, दूसरा जीवाणु की खोज तो हो ही गई। जीवाणु में जीवाणु की खोज का मतलब जीवाणु की कोशिका की खोज, जीवाणु कोशिका की खोज। सजीव जीवाणु कोशिका की खोज है ना, उन्हें जीवाणु की खोज हो ही गई। तीसरे नंबर पर उन्होंने खोज की थी प्रोटोजोआ की। उन्होंने तीसरे नंबर पर प्रोटोजोआ की खोज की थी और चौथे नंबर की खोज करी थी जीवित कोशिका सेल की या शुक्राणु की खोज की भी उन्होंने ही की है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि ल्यूवेनहॉक ने कौन कौन सी खोज की है, तो ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की, जीवाणु कोशिका की खोज की, उन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की और उन्होंने शुक्राणु की भी खोज ल्यूवेनहॉक साहब ने की थी। इनकी एक किताब भी है, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर यानी प्रकृति का रहस्य, उन्होंने इसकी भी खोज की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अब अब बात करते हैं इसकी सेल की। ठीक है, तो सेल से एक शब्द बना है, हाँ, तो सेल से एक शब्द बना है जैसे साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है जिसमें साइटो यानी सेल, जिसमें सेल की लॉजी यानी अध्ययन, लॉजी यानी अध्ययन हो गया, साइटो में सेल, जिसमें कोशिका की खोज की जाती है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। इससे ही एक और शब्द बना है साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक। ठीक है, साइटोजेनेटिक, साइटो मींस वही सेल या कोशिका और जेनेटिक का मतलब हो गया जीन से या प्रजनन से या जनन से। ठीक है, तो जिसमें सेल की अनुवांशिकी की खोज की, जिसमें सेल की अनुवांशिकी के बारे में बताया जाता है, उसे साइटोजेनेटिक कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों कोशिका में खूब सारा अध्ययन होता रहा, इसी क्रम में फिर उन्होंने मिलकर एक सिद्धांत दे दिया। खूब सारे वैज्ञानिकों ने खूब सारे सिद्धांत दिए, पर दो वैज्ञानिकों जिनका सिद्धांत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दो वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया उनका नाम है एक तो स्लेडन, एक स्वान, स्लेडन एंड स्वान। इन्होंने सिद्धांत दिया था 1839 में। स्वान एक जीव वैज्ञानिक है और स्लेडन एक वनस्पति वैज्ञानिक है, यह ध्यान रखना आप। ठीक है, यह ध्यान रखना, स्लेडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या एक से अधिक कोशिका से हुई है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि हर कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है, हर कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है, पर यह मिलकर काम करती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या एक से अधिक कोशिका से हुई है और हर कोशिका अपने स्वतंत्र पर मिलकर काम करती है। इन्होंने ये कहा कि कोशिका शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इन्होंने ही ये सिद्धांत में ही कहा था। एक और वैज्ञानिक है 1855 में रुडोल्फ विर्चॉफ, एक और वैज्ञानिक है 1855 में, एक नाम है रुडोल्फ विर्चॉफ। 1855 इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने एक चीज गई थी, सिद्धांत ही मान लीजिए आप इसे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने अपनी भाषा में दिया था, मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हुआ है। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चॉफ ने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब
नई पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। दोस्तों एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ये हो गया केंद्रक और ये हो गया डीएनए, ठीक है। अब इसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। अब इसका भी सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। जीव द्रव्य की खोज किसने की, सबसे पहले पूछा जाता है जीव द्रव्य की खोज। जीव द्रव्य की खोज किसने की है, डुजार्डी ने। तथा जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, इसका नामकरण किया है पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसका नामकरण किया है, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने नामकरण किया है। अब जीव द्रव्य का सिद्धांत भी दिया गया है, जीव द्रव्य का सिद्धांत भी दिया गया है। उसने किसने दिया जीव द्रव्य का, डॉक्टर बेरी व मैक्स सुल्ज नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जीव द्रव्य का सिद्धांत भी दिया है। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया कि सभी जीवों के जीव द्रव्य संगठन समान होते हैं। क्या कहा उन्होंने, सभी जीवों के जीव द्रव्य संगठन समान होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो सभी जीवों के जीव द्रव्य संगठन समान होते हैं, ये कहा है डॉक्टर बेरी व मैक्स साहब ने, ठीक है। इसका मतलब अगर आप बात करोगे कि इंसान की, मनुष्य की, तो उसका भी जीव द्रव्य संगठन समान होता है। आप बात करोगे आप मछलियों की, उसके जीव द्रव्य संगठन समान होता है। और आप बात करोगे पेड़ पौधों की, उनके भी जीव द्रव्य संगठन समान होता है, लगभग समान होता है, एक दो चीज में डिफरेंट होता है बस। तो अब बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो हो गई प्रोकैरियोटिक, एक होती है दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रो में से आना प्रोमेटिव, प्रोमेटिव यानी पुरानी या आदिम या प्राचीन तरीके की, जो अल्प विकसित हो। और एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब हो गया जो विकसित हो। आप ये यू से और उससे याद रखना पी से, ठीक है। यू से और पी से याद रखना, मैं डिफरेंशिएशन भी एक साथ करता हूँ और उसको पूरा एक साथ समझा देता हूँ एक साथ लिखकर। ठीक है, मैं इसे खत्म करता हूँ, अब दिखाता हूँ। देखो कोशिका दो प्रकार की हो गई, ठीक है। एक तो कोशिका हो गई प्रोकैरियोटिक, दूसरी होगी यूकैरियोटिक। एक होगी प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक होगी। आप यू से ध्यान रख लेना, यू यानी विकसित और प्रो यानी अल्प विकसित। इसे अल्प विकसित भी बोलते हैं या अल्प विकसित, इसे बोलते हैं ससीम केंद्र की, इसे बोलते हैं अल्प विकसित। इसका केंद्र का अल्प विकसित होता है, ये ध्यान रखना आप बस, ठीक है। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है एग्जाम में। पहला डिफ्रेंशिएशन है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। पहला पूछा जाता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है, मैं आगे क्लास में बताऊंगा आपको। पर हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप इतना जान लीजिए अभी कि हिस्टोन प्रोटीन होगा तो ये डीएनए किससे जुड़ जाएगा, डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन होगा तो केंद्र के ना क्रोमेटिन का निर्माण करेगा, क्रोमेटिन का निर्माण करेगा तो गुणसूत्रों का निर्माण होगा, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने की वजह से इसमें गुणसूत्र का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें है ना जो भी दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित, ठीक है। इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, इसमें अनुपस्थित होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तीसरी डिफरेंशिएशन यह है कि इसमें डीएनए नग्न अवस्था में पाया जाता है। डीएनए क्या पाया जाएगा, नग्न अवस्था में। इसमें डीएनए
डीएनए दोहरी, इसमें डीएनए पाया जाएगा झिल्लियों में, डीएनए आवरण में पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, है ना। डीएनए आवरण पाया जाएगा, या डीएनए नग्न अवस्था में या बिना आवरण की अवस्था में पाया जाएगा, यानी ये कोशिका हो गई, ठीक है, ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ये अल्प विकसित है। इसका अल्प विकसित इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो केंद्रक, और इसमें ये डीएनए, ठीक है, तो ये केंद्रक हो गया ना, तो ये देखो केंद्र का आवरण है ना, ये केंद्र का आवरण, ये अल्प विकसित है, और इसमें क्या होगा, ये डीएनए होगा, ये दोहरी झिल्ली हो गई, ठीक है, और ये हो गए आपने केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ये दोहरी झिल्ली केंद्रक है, तो इसमें सुविकसित हो गया केंद्रक, ठीक है, आवरण युक्त हो गया, इसमें अल्प विकसित हो गया आवरण। मेनली यही पूछे जाते हैं, और एक और चीज पूछ जाती है कि इसमें आते कौन है, अल्प विकसित कौन है, ये ध्यान रखना, अल्प विकसित कौन है। एग्जाम्पल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल हो गया आपने जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, और एक नीलहरित शैवाल भी याद रखना, नीलहरित शैवाल। इसमें अपन ध्यान रखना है एग्जाम्पल के रूप में अपने सभी विकसित पेड़ पौधे यानी जीव और जंतु हो गए, जीव जंतु आ गए इसमें, और पेड़ पौधे हो गए जो पादप, और सारे पादप जगत इसमें आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऐसे हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, याद रखना। इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कोई भी नहीं उपस्थित होते, न ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न लवक होता है, इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होंगे। इसमें डीएनए आवरण में पाया जाएगा, इसमें डीएनए आवरण नहीं पाया जाएगा, इसमें केंद्र अल्प विकसित होगा, और इसमें जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया नीलहरित शैवाल नहीं पाए जाएंगे। स्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो इसमें क्रोमेटिन नहीं पाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। हाँ तो दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना, आपने जीव द्रव्य के बारे में बताया था ना कि जीव द्रव्य का संगठन भी ध्यान रखना अपन, अपने एक चीज और ध्यान रख लेना, जीव द्रव्य का संगठन भी ध्यान रख लेना। जीव द्रव्य ये भी पूछा जा सकता है, जीव द्रव्य में कितना % पानी होता है, कितना % वो पदार्थ होते हैं, तो जीव द्रव्य में पानी की मात्रा होगी 80%, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, 80% पानी होती है। अकार्बनिक और कार्बनिक का भी पूछा जा सकता है रेशो, अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात कितना होगा इसमें, ये पूछा जा सकता है। तो 19% तो वो होता है अकार्बनिक, और अपने 81% अकार्बनिकों के 81% और कार्बनिकों को 19% है, ठीक है। और अब आगे मैं आपको मुख्य पॉइंट बताता हूँ जो पूछे जा सकते हैं, जो मैंने मिस कर दिए होंगे स्टेज में, जो मैं एक साथ कवर कर देता हूँ एक साथ, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, सबसे पहले। हाँ तो दोस्तों कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ, मुख्य बातें बताता हूँ कुछ जो ज़्यादा पूछी जाती है, मुख्य बातें, ठीक है। पहली बात है कि क्या नाम है उसकी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे यह पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाती है तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है एक, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाएगी, तो वो तंत्रिका तंत्र होगा, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि ये क्वेश्चन ना हो के कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है माइकोप्लाज्मा, ये ना हो कि माइकोप्लाज्मा ना हो कि पीपीएल हो जाए, तो पीपीएल भी आप भी कर देना। इसे बोलते हैं एनिमल किंगडम का जोकर, यानी माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं एनिमल किंगडम का जोकर, ठीक है। इसे बोलते हैं एनिमल किंगडम का जोकर माइकोप्लाज्मा को। पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, पूछा जाएगा कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो आएगा स्पर्म, मनुष्य के शरीर की तो वो आएगा स्पर्म या शुक्राणु,
ठीक है दोस्तों। अब मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो वो हो गया अपने तंत्रिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाएगी तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी कोशिका पूछी जाएगी तो माइकोप्लाज्मा हो गई, और मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाएगी तो स्पर्म होगी। ये यूनिवर्स में है, ये भी यूनिवर्स में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।